गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज थोड़ा-सा लेट हो गया ना हमारा, कोई बात नहीं क्योंकि आज संडे है ना, तो संडे का क्या होता है ना कि बहुत सारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल पढ़ने होते हैं, उसको देखने होते हैं, ठीक है? ताकि वहाँ से अपने एग्ज़ाम के लिए जो है जो महत्वपूर्ण है, वो आपके सामने लेकर आए। तो बिना लेट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं पहले, कौन-कौन सा टॉपिक है ना, सारे को हम लोग कवर करेंगे आज। देखिए, कल भी हमने इस टॉपिक को लिया था और आज भी ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि चर्चा में चल रहा है अभी और जो चीज़ न्यूज़ में रहेगा ना, उसको हम लोग कवर करेंगे ही करेंगे। आज है 2 नवंबर 2025, ठीक है? चलिए, पहला क्या है? आर्टिकल 370 फिर न्यूज़ में आ गया है, क्योंकि आपने कल देखा था कि जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा कि जब जवाहरलाल नेहरू थे ना, वो कश्मीर को जो है ना, भारत में मिलाना नहीं चाहते थे। इसलिए वहाँ पे रक्तपात, वहाँ पे हिंसा देखने को मिला। तो उसी का रिप्लाई में जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मल्लिका अर्जुन खड़गे, है ना? तो उन्होंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है और प्रधानमंत्री जो बातें जो कह रहे हैं, वो निरादर है, वो निंदनीय है। इस तरह की बातें कहा गया है। तो आर्टिकल 370 फिर चर्चा में है। तो जो मेंस में क्वेश्चन पूछेगा कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव आया? क्या वहाँ की परिस्थितियाँ बदली? वो चीज़ कवर करेंगे हम लोग और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जाके देखिएगा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मेंस का पेपर है ना 70 वाला, वहाँ पर पूछा गया है आर्टिकल 370 को लेकर। और जो चीज़ चर्चा में बहुत कम रहता है ना, एग्ज़ामिनर वहाँ से भी फ़ोकस करते हैं। तो यहाँ पर बात किया गया है, जब से 2019 में आर्टिकल 370 को हटाया गया है ना, तो जो विशेष राज्य का जो दर्जा था, वो खत्म हो गया। अब देखो ना, पहले क्या होता था? पत्थरबाजी, स्टोन पेल्टिंग होता था, आतंकवादी घटना होता था, अलगाववादी होता था, उसमें कमी देखा गया है। पूरा आंसर आपके लिए प्रिपेयर किया गया है और आपको ये भी बता दें, ये जो आंसर का जो कंटेंट है ना, वो आपको जनसत्ता न्यूज़पेपर जो विशेषज्ञ होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, जो आपको गवर्नमेंट जो चैनल है ना, जैसे पीआईबी हो गया, संसद टीवी हो गया, वहाँ पे जो उनका राय होता है ना, जो उनका सजेशन होता है, जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, सारे को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, ध्यान रखिएगा। सेम चीज़ है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, उनके लिए आंसर तैयार किया गया है कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद वहाँ पर क्या चेंजेज़ आया? तो जो पहले स्टोन पेल्टिंग होता था, टेररिज़्म देखने को मिलता था, सेपरेटिस्ट एक्टिविटी वहाँ पर देखने को मिलता था, उसमें कमी आया। साथ ही क्या वहाँ पे प्रोग्रेस देखा गया है? तो वहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इन तमाम चीज़ों में जो है ना सुधार देखा गया है। क्लियर है? चलिए, फिर यहाँ पर देखिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र आज भी न्यूज़ में आ गया है। क्यों न्यूज़ में आ गया है? आप देखोगे ना जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, श्री राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा है कि जो इंडो पैसिफिक वाला जो रीजन है ना, वहाँ पर कुछ चैलेंजेज़ हैं और भारत का हमेशा प्रयास रहा है ना, फ्री और ओपन नेविगेशन वहाँ पे रहे। बिना दबाव का वहाँ पे जो है ना, जो एरिया है ना, सभी के लिए खुला रहे। किसी एक देश का वहाँ पे मनमाना ना चले। तो इंडो पैसिफिक जो रीजन है ना, वो भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और भारत के सामने क्या चैलेंजेस है? बस ये 2 पॉइंट को ध्यान में रखिए, इसी का आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब देखो ना यहाँ पे इंडो पैसिफिक जो रीजन है ना, वो व्यापार के लिए, ऊर्जा सिक्योरिटी के लिए और रणनीतिक रूप से मतलब स्ट्रैटेजिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत के लिए। आपको बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे भू-राजनीतिक जो प्रतिस्पर्धा है, अब देखो वहाँ पे जो समुद्री मार्ग है, वहाँ पे जो संसाधन है, वो भारत के हित में है। इसलिए ये इम्पोर्टेंस है। चैलेंजेस की अगर बात करें यहाँ पे, तो जो चाइना का जो वहाँ पे एग्रेसिव देखा गया है ना, जो चाइना बार-बार वहाँ पे अभ्यास करते रहता है, वहाँ पर मोनोपोली बनाना चाहता है, तो इसको लेकर भारत के सामने काफ़ी चैलेंजेस है। साथ ही आपको बता दें, भारत की जो नौसेना जो क्षमता है, वो काफ़ी लिमिटेड है वहाँ पर भारत का। यही सब चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो देखिए इंग्लिश में है इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन एंड व्हाट चैलेंजेस इंडिया फेस इन दी डोमेन। तो कुल मिलाकर जो यहाँ पे ना चाइना का जो असर्टिवनेस है वो भारत के सामने सबसे बड़ा चैलेंजेस है। ये ना केवल भारत के लिए बल्कि जो आसियान जो कंट्री है ना, अभी आसियान जो कंट्री है जिसमें 10 मेंबर हैं, उनके सामने भी ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है। क्यों? क्योंकि साउथ चाइना जो सी है ना, उसको लेकर चाइना बार-बार क्लेम करता है कि वो चाइना का पार्ट है और जितनी भी जो वहाँ पे कंट्री हैं, जो साउथ चाइना सी के साथ अपने रीजन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं ना, तो उनको उनके सामने ये भी चैलेंजेस हैं। ठीक है? चलिए, क्लाउड सीडिंग हम लोग देखे थे कि
क्या होता है आर्टिफिशियल रेन? क्योंकि दिल्ली में जो ये प्रयास किया जा रहा है ना, कि वहाँ पे बारिश करवाया जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है और आप देखिए ना, जहाँ पर एयर पॉल्यूशन रहेगा, वहाँ पे लोग रह पाएँगे? नहीं रह पाएँगे। वहाँ पे जो बूढ़े-बुजुर्ग हैं, उनको पहले से ही जो है ना, स्वास्थ्य को लेकर, ठीक है? काफ़ी जो है चुनौतियाँ झेलना पड़ता है। ऐसे में अगर एयर पॉल्यूशन रहेगा, तो फिर वहाँ पे लोग सर्वाइव कैसे करेंगे? आप समझ रहे हैं ना? कुल मिलाकर जो क्लाउड सीडिंग क्या है और इसमें कौन-कौन सा केमिकल यूज़ होता है? तो केमिकल यूज़ कौन-कौन सा होता है यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर देखिए सिल्वर आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड। ये सब फैक्ट को याद रखिएगा, एग्ज़ाम में, मेंस में आपको यही सब लिखना है। ठीक? उसके बाद ये चीज़ कहाँ पर देखने को मिलेगा? जहाँ पर सूखा है, जहाँ पे बहुत दिन से बारिश नहीं हुआ है, जहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है, वो बारिश के कारण क्या हो गया? घट गया है। तो वहाँ पे क्लाउड सीडिंग करवाया जाता है। सेम चीज़ इंग्लिश में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। व्हाट इज़ क्लाउड सीडिंग एंड व्हिच केमिकल आर यूज्ड इन दिस प्रोसेस? तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए जो केमिकल का यूज़ होता है ना, वो है आपका, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, पोटासियम आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस। ठीक है? इसको ध्यान में रखिएगा। और ये मेथड कहाँ पर यूज़ होता है? तो जहाँ पे सूखा है, जहाँ पर एयर क्वालिटी सही नहीं है या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जहाँ पे घट रहा है बारिश के कारण, तो वहाँ पे इस मेथड का यूज़ होता है। इसको बोलते हैं वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक। याद रखिएगा, वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक इसको कहा जाता है। कल हमने देखा था डीएनए का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे शरीर में। भाई आपको बता दें, हमारे शरीर का जो रंग रूप है, हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर है, हमारे शरीर का जो सेल है, उसको क्या काम कौन सा काम करना होता है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म जो सिस्टम है, वो कैसे काम करेगा, ये सारा डिसीजन डीएनए लेता है। याद रखिएगा, कल के आर्टिकल में आया था। और डीएनए को किससे खतरा है? डीएनए को खतरा किससे है? तो डीएनए को खतरा है अल्ट्रा वायलेट रे से। आप जो खान-पान जो करते हो, उसका भी इम्पैक्ट डीएनए में पड़ता है। जो बाहर का वातावरण है, जैसे एयर पॉल्यूशन, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है डीएनए में। ठीक है? और जो अभी जो फिजिकल एक्टिविटी अगर आप नहीं कर रहे हो, तो उसका इम्पैक्ट भी डीएनए में पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? जो पार्किंसंस बीमारी है, अल्जाइमर है, ये सब लक्षण देखने को मिलेगा। बाल सफ़ेद बहुत जल्दी हो जाएगा। आप मतलब लोग जो है ना, जल्दी जो है ना, बुजुर्ग दिखने लगेंगे। तो ये सब जो है ना, चैलेंजेस फेस करना पड़ता है डीएनए को लेकर। सारा आंसर प्रिपेयर किया गया है और यहाँ पर दिखाया गया है कि जो डीएनए है, उसको किससे खतरा है। तो अगर खतरा की बात करें ना, तो ये जो खतरा है, किससे है? यहाँ पे मैंने लिखा था, रेडिएशन करके कुछ वर्ड यहाँ पर देखने को मिलेगा। डीएनए जो डैमेज होता है वो रेडिएशन के कारण होता है, केमिकल जो आप यूज़ करते हो, रेप्लिकेशन एरर के कारण भी होता है। और जो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। साइंस वाले क्वेश्चन में डीएनए को लेकर प्रश्न आना तय हो गया, क्योंकि आर्टिकल न्यूज़ में आया ना, तो वहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर बनाएँगे। फिर यहाँ पर देखिए इसका काम क्या होता है? ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ इसको कहा जाता है डीएनए को। जेनेटिक जो मटेरियल है उसको कैरी करता है और ग्रोथ और डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेलुलर जो फंक्शन है उसको डिसाइड करता है। ठीक है? और ये रेगुलेट किसको करता है? प्रोटीन सिंथेसिस को और इंश्योर द हेरिडिटी। ठीक? चलिए। यहाँ पर देखेंगे कि जो भारतीय किसान है हमारे, क्योंकि फसल बीमा योजना के कारण जो है ना किसान चर्चा में आ गए हैं। हमारा देश जो है ना, जो अर्थव्यवस्था है ना, आज भी एग्रीकल्चर बेस्ड है। और ऐसे में अगर हमारे किसान के सामने ही किसान को अगर चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है ना, तो वो सही नहीं है। कुल मिलाकर जो मेंस में क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे किसान भाइयों के सामने कौन-कौन सा प्रमुख चुनौती है, चर्चा करें। आपको यहाँ पर बात करना है क्लाइमेट चेंज के बारे में, आपको बात करना है मौसम के बारे में, आपको बात करना है लागत के बारे में, आपको बात करना है यहाँ पे एमएसपी की गारंटी को लेकर। यहाँ पर देखना है बाजार तक पहुँच नहीं मिल हो पा रहा है किसान भाई को। जो प्रोडक्शन होता है, जो अनाज होते हैं, उसको कहाँ पर बेचे जाके, वो मार्केट ही नहीं मिल पा रहा है इनको। तो औने-पौने दाम में भी बेच देते हैं, तो उनको जो लागत भी नहीं निकल पाता है, भंडारण की सुविधा नहीं है। अनाज का तो प्रोडक्शन हो जा रहा है, लेकिन उसको रखे कहाँ? और रखने का सुविधा है ही नहीं, तो उनका अनाज खराब हो जाता है, सड़ जाता है। ये सब चुनौती है। फिर साथ ही इनको लोन वगैरह भी नहीं मिलता है। छोटे-छोटे जो मार्जिनल फार्मर है, उनको लोन कोई देना नहीं चाहता है। ये सब चैलेंजेज़ है। फिर यहाँ पर बात करेंगे, जो जोत का आकार होता है, जो लैंड होता है, उनकी संख्या भी घट रहा है। और क्या है भाई? हाँ, डिजिटल इनके पास पहुँच नहीं है, इनके पास जागरूकता का अभाव है। जो सरकार का जो स्कीम है ना, उसका पहुँच भी बहुत सीमित है। तो ये सब चैलेंजेज़ है। आपको ये सब चीज़ को ध्यान में रखना है, मेंस में आपको यही सब चीज़ लिखना है। सेम चीज़ इंग्लिश में यहाँ पर लिखा गया है कि जो हमारे इंडियन फार्मर हैं, उनको मल्टीपल चैलेंजेस फेस करना पड़ता है।
इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज के बारे में, फिर रेनफॉल सही से नहीं होता है, फिर कॉस्ट बढ़ जा रहा है, फिर प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना वो कम हो रहा है, एमएसपी एश्योर नहीं हो पा रहा है, पुअर मार्केट एक्सेस है, फिर आप देखो यहाँ पर स्टोरेज का फैसिलिटी नहीं है, फिर जो डेट ट्रैप है उसमें फंस जाते हैं। और क्या है भाई, हाँ, गवर्नमेंट स्कीम का इनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, लिमिटेड डिजिटल लिटरेसी है, टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं है इनके पास, ये सब चैलेंजेस है। तो सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को जो है ना ऐसा पॉलिसी बनानी चाहिए जो किसान के हित में हो। ठीक, चलिए आज का टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में होना है इलेक्शन 6 नवंबर को और 11 नवंबर को, और वहां पे देखिए किस तरह का वहां पे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। आप देखोगे ना, एक जो है जन सुराज पार्टी, ठीक है, उनके उम्मीदवार का समर्थन करने वाले, उनके उम्मीदवार के लिए प्रचार करने वाले, उनका नाम है दुलार चंद यादव, उनका मर्डर कर दिया गया है। और मर्डर कर दिया गया, आप समझिए आज के भारत में अगर चुनाव हो रहा है और इस तरह का जो है घटना देखने को मिलेगा, तो इलेक्शन कमीशन के सामने बहुत बड़ा चैलेंजेस है कि फ्री और फेयर इलेक्शन कैसे करवाए। यहाँ पे जो दुलार चंद यादव हैं, उनका जो मृत्यु हो गया, उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, उसमें कहा गया है कि उनका जो है ना मृत्यु हार्ट अटैक से हुआ है। लेकिन हार्ट अटैक हुआ कैसे, तो उनका जो हार्ट है उस पर आक्रमण किया गया, उस पर हमला किया गया, फेफड़े में भी चोट लगा हुआ है, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। तो वहाँ पे प्रशासन फिर क्या कर रही थी, तो वहाँ पे जो थाना इंचार्ज हैं, वहाँ का जो डीएम है, वहाँ के जो एसडीएम हैं, ठीक है, जितने भी इलेक्शन ऑफिसर है वहाँ पे, सबको निलंबित किया गया है, सबको ट्रांसफर किया गया है। सबको नहीं, कुछ लोगों को तो ट्रांसफर कर दिया गया है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनको ट्रांसफर किया गया है। कुछ इलेक्शन जो ऑफिसर हैं उनको निलंबित किया गया है, थाना इंचार्ज को वहाँ पे निलंबित किया गया है। और ये मामला जो है ना बहुत तूल पकड़ते जा रहा है, ध्यान रखिएगा। मेंस का क्वेश्चन जो है ना क्या पूछने वाला है, ये देखिए, मेंस का क्वेश्चन ये रहेगा कि बिहार में जो चुनाव प्रक्रिया को लेकर जो हमारे इलेक्शन कमीशन है, उसके सामने प्रमुख चुनौती क्या-क्या है और उससे निपटने के लिए आयोग के द्वारा कौन से कदम उठाए गए? यही मेंस में क्वेश्चन आ रहा है इस बार। 71 का जो भी मेंस देंगे ना, ये टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। बहुत शॉर्ट तरीके में यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है? क्योंकि बिहार चुनाव आयोग के सामने लॉ एंड ऑर्डर ये तो प्रॉब्लम है ही, आपने इसका एग्जाम्पल भी देखा दुलार चंद यादव को लेकर। और इनका जो मर्डर का जो केस है ना, मतलब मर्डर का जो आरोप लगाया जा रहा है, वो अनंत सिंह जो वहाँ के कदावर नेता हैं, वहाँ के जो बाहुबली हैं, उन पे आरोप ये लगाया जा रहा है। तो उनसे जब इंटरव्यू लिया गया, मीडिया वाले, उन्होंने पूछा कि ये घटना हुआ कैसे? तो घटना हुआ कैसे? देखिए, पहले से जन स्वराज पार्टी का जो प्रचारक लोग थे, लगभग 100 गाड़ियों से थे वो लोग, 100 प्लस या 150 गाड़ी के आसपास था। वो लोग रोड के किनारे खड़े थे, ठीक? पार्किंग कर रहे थे और वो अपना प्रचार वगैरह के बारे में बातचीत कर रहे होंगे। वहीं से जो है ना अनंत सिंह जो है ना, वहाँ के जो कदावर नेता या विधायक कह लीजिए, पूर्व विधायक, उनकी गाड़ियाँ यहाँ से 50 की संख्या में पार हो रहा था, ठीक? तो अनंत सिंह जी का कहना है कि ये जो 50 गाड़ियाँ हैं, जब इनसे क्रॉस कर रहा था, ठीक है? तो इनके जो लोग थे, जन स्वराज पार्टी के लोग, उन्होंने मुर्दाबाद का नारा लगाने लगा। तो अनंत सिंह जी ने कुछ नहीं कहा, कोई रिप्लाई नहीं किया। बोले चलो ये सब इलेक्शन में होते रहता है, ये सब चीज़ को इग्नोर करना है। लेकिन उनके कहना है कि इनकी तरफ से जो है ना, जो 100 से 150 की गाड़ियों की संख्या था, उनकी तरफ से जो कार्यकर्ता थे, इनकी गाड़ियों पे हमला करने लगे। इसी में जो है ना मामला तूल पकड़ लिया और इसी के बाद जो घटनाएँ हुआ है, वो जाँच के बाद ही देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर जो आपको बता रहे हैं ना, कि इलेक्शन कमीशन को सामने क्या चैलेंजेज़ हैं और आयोग ने निपटने के लिए क्या प्रयास किया है। तो यहाँ पर देखिए कि बिहार में जो इलेक्शन कमीशन है, जो चुनाव आयोग है, वहाँ पे मतदाता जो सूची है, उसको उसकी शुद्धता को लेकर यहाँ पे काम किया जा रहा है, ताकि कोई भी जो फर्जी वोटर वाले लोग हैं, फर्जी मतदाता हैं, उनको बाहर करो। जो लोग मर गए हैं, जिनका नाम तो है वोटर लिस्ट में, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करते, उनको हटाओ यहाँ से। जो नए-नए जो मतदाता हैं, उनको इसमें इंक्लूड करो, ठीक है? जो 18 प्लस हो गए हैं। तो ये एक चैलेंजेज़ है। फिर यहाँ पर देखो नकली पहचान के लोग भी, आप देखो बांग्लादेश से लोग जो है ना, वो बिहार में घुस गए हैं और वो अपना वोटर लिस्ट में नाम को ऐड करवा लिए हैं, वो सबको बाहर किया जा रहा है। फिर एआई के द्वारा जो कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है और कंटेंट क्रिएट करके जो प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, उसको रोकना भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेज़ है। कुल मिलाकर जो इलेक्शन कमीशन है ना, उन्होंने क्या किया है, तो डिजिटल निगरानी रखा जा रहा है, मतदाता को जागरूक किया जा रहा है और जो प्रोसेस है उसको पारदर्शी बनाया जाए, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यही चीज़ आपको यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं।
व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन इन कंडक्टिंग इलेक्शन इन बिहार, ठीक है। डिस्कस द मेजर टेकन टू एड्रेस दिस चैलेंजेस। कुल मिलाकर जो इलेक्शन कमीशन है ना, जो चैलेंजेस है, एआई जनरेटेड जो कंटेंट है, फेक आइडेंटिटी है, और इनएक्यूरेट जो वोटर आईडी है या वोटर रोल है, उसको सबसे बड़ा चैलेंजेस है। फिर यहाँ पर देख लो क्या क्या कदम उठाया गया है। तो एआई कंटेंट इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस किया जा रहा है, कैंपेनिंग किया जा रहा है। ये सब इनिशिएटिव जो है ना उठाए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अब आइए यहाँ पे लखनऊ को जो है ना रचनात्मक जो शहरों का जो सूची होता है ना उसमें शामिल कर दिया गया है। यूएनईएस को जो संस्था है ना, इन्होंने लखनऊ को शामिल किया है। ये एक रचनात्मक शहर का जो है ना जो मापदंड है उसको फुलफिल करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पाक कला है, पाक कहने का मतलब खाने पीने को लेकर लखनऊ काफी फेमस है, भारत में नहीं बल्कि वर्ल्ड में। इसलिए इनको रचनात्मक सूची में डाल दिया गया है। लखनऊ आने वाले एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि कश्मीर को लेकर भी पूछा था ना, रचनात्मक जो शहर था उसमें शामिल किया गया था कश्मीर को। इस तरह के क्वेश्चन को कमीशन पूछ लेता है। अब यहाँ पर देखिए हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वर्तमान में, क्या नाम है इनका, बी आर गवई, ठीक है, न्यायमूर्ति बी आर गवई। ये फैक्ट याद रखिएगा, ये 52 नंबर के हैं अगर नंबरिंग पूछे तो। इन्होंने जो बात किया है ना, उन्होंने किया है कल्चर के बारे में, कि इंसान या व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे कितनी भी ऊंचे ऊंचे पद पर आ जाए, लेकिन अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए, इन्होंने कहा है, ठीक है। फिर यहां पर बात किया गया है, जो वहां के जो स्टेट सीजीआई हैं उन्होंने कहा कि जो युवा है, जो जैन जी पॉपुलेशन है भारत का, उनका जो योगदान है विकसित भारत बनाने में वो किस प्रकार हो सकता है। क्योंकि आप देखो ना, अगर हमारे युवा अगर जागरूक रहेंगे, अवेयर रहेंगे, उनके पास स्किल रहेगा, डिजिटल लिटरेसी रहेगा, समाज के प्रति उनका जो कर्तव्य है उनके बारे में अगर जागरूक रहेंगे, तो हमारा देश जो है ना बहुत जल्द विकसित बन जाएगा। कुल मिलाकर जो मेंस में क्वेश्चन पूछेगा ये वाला पूछेगा, ध्यान रखिएगा। बहुत शॉर्ट तरीके में इसको तैयार किया गया है। और संडे है ना, आज थोड़ा सा ज़्यादा आर्टिकल रहता है न्यूज़पेपर में और सब इंपॉर्टेंट रहते हैं, और मुझे उसको स्किप करने में नहीं बनता है, क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो फिर आप लोग का तैयारी वहाँ पे कमज़ोर हो जाएगा, और हम नहीं चाहते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ हो। तो भारत के विकास में युवाओं की जो है ना भूमिका क्या हो सकती है, और युवाओं के सामने अभी प्रमुख चुनौतियाँ कौन-कौन सा है, इस तरह के जो है ना क्वेश्चन मेंस में पूछे जाएँगे। अब बहुत देखिए ना शॉर्ट तरीके में, मुझे लगता है कि 50 शब्द में जो है ना इस आंसर को प्रिपेयर कर दिया गया है। कुल मिलाकर आप देखोगे तो भारत के जो युवा है ना, वो इनोवेशन को प्रमोट करके या इनोवेशन को सीख करके, डिजिटल कौशल को प्राप्त करके, एंटरप्रेन्योरशिप को प्राप्त करके, सामाजिक जागरूकता के माध्यम से वो जो है ना विकास में योगदान करेंगे हमारे युवा, हमारे यूथ, ठीक है। और आपको बता दें, युवा को ही जैन जी पॉपुलेशन या जैन जी शब्द जो है ना इंडिकेट किया जा रहा है। और आप देखो यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, शासन के क्षेत्र में सुधार करके अपना योगदान दे सकते हैं। हालांकि कुछ चैलेंजेस है, जैसे कि बेरोजगारी, उनके पास स्किल नहीं है। अब देखो उनके पास मानसिक दबाव है, क्योंकि उनके पास डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रहा है। राजनीतिक उपेक्षा जैसी चुनौतियों का उनके सामने जो है ना चैलेंजेस देखने को मिलता है। सेम चीज इंग्लिश में लिखा हुआ है हमारे इंग्लिश भाइयों के लिए, हाउ कैन यूथ कंट्रीब्यूट टू इंडिया डेवलपमेंट, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय यूथ। समझ रहे हैं ना, इसका आंसर देखिए बहुत शॉर्ट तरीके में, कि इंडियाज यूथ कैन ड्राइव डेवलपमेंट थ्रू द इनोवेशन, डिजिटल स्किल, entrepreneurship and civic engagement, can lead reform the education, health, environment और governance। कुछ challenges की अगर बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट, स्किल मिसमैच, मेंटल स्ट्रेस। अब देखो यहाँ पे लिमिटेड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है। बस आपको इसी चीज को ध्यान में रखना है, मेंस में आपका क्वेश्चन ऐसा ही आने वाला है, ठीक है। क्योंकि युवा को लेकर ना काफी आर्टिकल न्यूज में पब्लिश हो रहे हैं। आप द हिंदू पढ़ते हो, उसको पढ़िए, वहां पर भी आपको यूथ को लेकर आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। डेवलप कंट्री को लेकर वहां पे जो भारत का लक्ष्य है उसको लेकर देखने को मिल जाएगा। अब आइए यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है ना, जो प्रधानमंत्री के जो इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, जो इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल है उसके जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा
कि जो पंचायती राज सिस्टम है, उसका जो योगदान है ना, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ग्रामीण विकास के लिए जो रूरल डेवलपमेंट जो सब्जेक्ट है, उसके विकास में जो मनरेगा है या पंचायती राज सिस्टम है, जो मनरेगा को लागू करने का जो काम करती है, ठीक है? उसका काफ़ी योगदान है। तो मनरेगा को ध्यान में रखिएगा, पंचायती राज सिस्टम को ध्यान में रखिएगा और यहाँ पे जो ग्रामीण विकास है, उनके सामने क्या चैलेंजेज़ है, उसको ध्यान में रखिएगा। कुल मिलाकर पंचायती राज सिस्टम से क्वेश्चन आने वाला है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था से आप क्या समझते हैं और ग्रामीण विकास में पंचायती राज जो व्यवस्था है, उसका योगदान पे चर्चा करना आपको। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है? और कुछ सेकंड रुक जाते हैं, थोड़ा बोलते-बोलते जो है एनर्जी खत्म हो जाता है। ठीक है? क्योंकि संडे है, बहुत सारे आर्टिकल को मैंने स्किप भी किया है और बहुत सारे आर्टिकल को लेना भी पड़ा मुझे मजबूरन, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ को हम छोड़ नहीं सकते और जो कम इम्पोर्टेंट होता है, उसको हम छोड़ भी सकते हैं। कुल मिलाकर पंचायती राज सिस्टम से आप क्या समझते हैं और ग्रामीण विकास में इनका क्या योगदान है? तो पंचायती राज जो व्यवस्था है ना, भारत की त्रिस्तरीय जो स्थानीय स्वशासन है ना, उसको उस प्रणाली को पंचायती राज सिस्टम कहा जाता है। जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये पंचायती राज संस्था में शामिल होता है। ठीक है? और अगर हम लोग बात करें, इसको 73rd अमेंडमेंट के द्वारा जो ना इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। बहुत सारी समितियाँ बना था, ठीक है? उसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर ग्रामीण विकास में इसके योगदान जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है। कैसे? वो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जल के क्षेत्र में, सड़क निर्माण, महिला सशक्तिकरण को लेकर, रोजगार योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी फैक्ट को याद रखिएगा। ये जो आंसर है ना, वो एक्सपर्ट के द्वारा बताए गए या सुझाव के द्वारा इस कंटेंट को लिया गया, ध्यान रखिएगा। आप पीआईबी में भी आप देख सकते हो इसको, संसद जो टीवी होता है वहाँ पर देख सकते हो, डीडी न्यूज़ वगैरह भी देखोगे, वहाँ पे जो एक्सपर्ट लोग जो आते हैं, अपना सजेशन देते हैं, उनका आंसर को यहाँ पर लिखा गया है। साथ ही स्थानीय जो समस्याओं का और जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट हो गया, जैसे आईआईएम हो गया, आईआईटी हो गया, हो गया ना, एम्स हो गया, वहाँ के जो डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, वहाँ के जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए जो डायरेक्टर, प्रोफेसर लोग होते हैं, पीएचडी वाले लोग, उनका जो सजेशन होता है, उनका जो आंसर होता है ना, उस चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। फिर यहाँ पर देखिए, स्थानीय समस्याओं का जो है ना समाधान स्थानीय स्तर पर ही होना चाहिए। अब देखिए, आपके घर का प्रॉब्लम अगर आप लोग नहीं समझोगे, तो बाहरी लोग थोड़ी ना समझेगा। उसी प्रकार जो स्थानीय लेवल पे जो समस्याएँ होता है, वहाँ के लोग ही खुद बेहतर समझेंगे और उसके समाधान के लिए क्या किया जाना चाहिए, वहाँ के लोग ही बेहतर आपको सजेस्ट करेंगे। ठीक है? इसलिए यहाँ पे जो है ना पंचायती राज सिस्टम का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। कुल मिलाकर हमारे इंग्लिश भाइयों के लिए ये वाला है कि जो पंचायती राज सिस्टम से आप क्या समझते हो और आपको डिस्कस करना है कि जो रूरल डेवलपमेंट में इनका कंट्रीब्यूशन कैसे है। तो इम्प्लीमेंट को लेकर यहाँ पर देखिए, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट एक्ट है ना, उसके तहत इसको जो है ना संवैधानिक स्टेटस प्रदान किया गया है। और आप देखो ना, यहाँ पे जो ब्लॉक लेवल पे जो पंचायती समिति होता है, अब विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत होता है, जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, इस चीज़ को आपको इंडिकेट कर देना है। कुल मिलाकर इट प्ले अ वाइटल रोल इन द रूरल डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्प्लीमेंटिंग स्कीम रिलेटेड टू सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये जितने भी स्कीम होता है ना, सबको लागू करने में स्थानीय जो समिति है, आप कह लीजिए पंचायती राज सिस्टम है ना, उसका काफ़ी वाइटल रोल होता है। ठीक है? चलिए, इसके बाद देखिए उड़ीसा वाला, ये जो कछुआ है ना, ऑलिव रिडल कछुआ, इसको लेकर पूछ लेता क्वेश्चन कि ये किस राज्य में देखने को मिलता है। तो ये उड़ीसा में देखने को मिलता है। अभी जो गहीरमाथा जो क्षेत्र है ना, कहीं लिखा हुआ है, जो तट है ना, वहाँ पे फिशरमैन को बोल दिया गया है कि भाई लोग, आप लोग जो है ना नवंबर से मई तक, 2026 का मई तक आप लोग फिशिंग का काम नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि इस समय जो ऑलिव रिडल जो कछुआ होता है ना, उनकी प्रजनन का समय होता है, उनके संरक्षण का समय होता है और आप लोग यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ये जो गहीरमाथा तट याद रखिएगा, उड़ीसा में है और ऑलिव रिडल कछुआ के बारे में आपसे पूछ लेगा। फिर देखिए, यहाँ पे आपसे पूछेगा कि जो अभ्यास है, अभ्यास जो एक्सरसाइज किया जाता है, त्रिशूल, त्रिशूल है ना, वो किन के बीच में होता है? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। तो आपको बता दें, हमारे देश की जो सशस्त्र सेना है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, वो तीनों मिलकर
अपना प्रैक्टिस करती है, अभ्यास करती है, ताकि आपात स्थितियों में हम लोग कोऑर्डिनेट करके जो चुनौतियां आएगा भविष्य में उससे निपटें। इसलिए अभ्यास किया जाता है। याद रखिएगा, त्रिशूल अभ्यास। आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा, उसमें हमारे युवा का जो स्किल है, हमारे युवा जो है ना काफी पार्टिसिपेट किए हैं, चाहे एनसीसी कैडेट के रूप में या आप इंजीनियर के रूप में। आप वहां पर देख लो ड्रोन को विकसित करने में। आप देख लो जो हमारी सेना में जो यूथ हैं, उनके बदौलत जो सिविल डिफेंस के जो मेंबर हैं वो युवा ही हैं, तो उनका भी योगदान यहाँ पर देखा गया है। काफी चर्चा में चल रहा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर जो भारत के द्वारा ऑपरेट किया गया आतंकवादियों के खिलाफ, उसकी जो सफलता है उसका श्रेय पता है किसको जाता है? हमारे तकनीक को, जो इंडिजेनियस जो तकनीक है, साथ ही किसको? और तकनीक और सिद्धांत को। सिद्धांत करने का मतलब जो भारत का सिद्धांत है वसुदेव कुटुंबकम, जो भारत का प्राचीन जो सिद्धांत है, जो पूरा विश्व मान रहा है इस चीज को, उसका मिला जुला जो ताकत है उससे उसको श्रेय दिया गया है। अब देखो ना, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, पाकिस्तान की सेना को कोई हमला नहीं किया। भारत का हमला था तो आतंकवादी के खिलाफ, जो आतंकवादी को सपोर्ट करते हैं उसके खिलाफ, और भारत ने सटीक हमला किया। आपने वीडियो भी देखा था जब वहां पे प्रेस ब्रीफिंग किया जा रहा था। दो हमारे जो है देश की जो बेटी है, क्या नाम था उनका, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल थे ना, लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी, और एक जो थे एक और जो है थे एयरफोर्स के, उनका नाम मुझे याद नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने जो दिखाया था वीडियो भी कि देखिए जो हमला किया गया है भारत के द्वारा, भारत की सेना के द्वारा, वो सटीक हमला किया गया है और किसी भी जो सिविलियन का जो है यहाँ पे नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, बल्कि जो हमला है ना वो आतंकवादी संगठन पे किया गया है। तो कुल मिलाकर जब ये आर्टिकल पढ़ेंगे ना, तो ऑपरेशन सिंदूर जो है ना 6 से 7 मई को स्टार्ट किया गया था भारत के द्वारा, वो ध्यान रखिएगा। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऑपरेशन सिंदूर के पीछे जो सफलता है उसमें भारत का जो है श्रेय किसको दिया जाता है? तो आप यहाँ पे सिद्धांत और तकनीक के बारे में भी चर्चा कर दोगे। फिर यहाँ पर देखिए इंडो पैसिफिक रीजन, जो हम लोग ऊपर में अभी देखे, क्यों चर्चा में है? क्योंकि यहाँ पे चाइना जो है ना अपनी आक्रामकता दिखाने का कोशिश करता है, और भारत के लिए और आसियान कंट्री के लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस है। आसियान यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो 10 मेंबर हैं। कुल मिलाकर भारत का जो सिद्धांत है कि जो क्षेत्र है इंडो पैसिफिक रीजन में, वहां पे जो संसाधन है, वहां का जो मार्ग है, वो सबके लिए खुले, किसी एक का मोनोपोली ना रहे, ठीक है। और आपसे पूछेगा क्या चैलेंजेस है, तो चीन की आक्रामक जो सैन्य गतिविधियां हैं उसको ध्यान में रखिएगा, यही चैलेंजेस है वहां पे। और भी कुछ तो है नहीं इसमें खास में, कुछ नहीं। और हाँ, जो समुद्री कानून है उसका पालन हो इस क्षेत्र में, क्योंकि चाइना साउथ चाइना सी के माध्यम से वो छोटे छोटे जो आइलैंड जो कंट्री है, आसियान मेंबर है, उस पर कब्जा करने का चेष्टा करते रहता है। यहां पर देख लीजिए, अभी जो विश्व की अर्थव्यवस्था है ना, वैश्विक अर्थव्यवस्था, वर्ल्ड इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी, उसके सामने मुख्य चैलेंजेस क्या है? तो चैलेंजेस याद रखिएगा, ट्रेड वार। अभी आपने देखा ना, दो बड़ा कंट्री चाइना और अमेरिका, उसके बीच में यूएसए, जो ट्रेड वार हुआ उससे वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने बहुत बड़ा चैलेंजेस उत्पन्न हुआ। इस ट्रेड वार के कारण ना केवल अमेरिका, ना केवल चाइना, बल्कि जितने भी ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट किए हुए हैं, जो तमाम डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री है, सबको झेलना पड़ रहा है। कुल मिलाकर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो ट्रेड जो वार है उसको कम करने के लिए अभी अमेरिका और चाइना ने कुछ स्टेप उठाया है, उसके बारे में चर्चा करें। तो आपको चर्चा क्या करना है? तो अमेरिका ने कहा है चाइना को, चाइना मेरे भाई इधर आओ, हम जो है ना तुम पे जो टैरिफ लगाए हैं उसको कम करेंगे। चाइना भी पिघल गया, अच्छा ठीक है अमेरिका सुनो, अ, तुम्हें भी जो है ना हम तुम्हारे से जो है ना तुम्हारे नहीं बोलेंगे, आपके यहाँ से हम सोयाबीन खरीदेंगे, आपके यहाँ से। और क्या, और जो रेयर अर्थ एलिमेंट है ना, वो आपको हम सप्लाई करेंगे, उसका एक्सपोर्ट करेंगे।
तो दोनों में सहमति बना है और ये बहुत अच्छा कदम है। नहीं तो जो ट्रेड वार चल रहा है ना, उससे भारत, डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री दोनों को नुकसान पहुंच रहा है, सभी को। यहां पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल 142 है ना, पता है 142 जो आर्टिकल है, ये काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आपने देखा था जो अयोध्या का जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो राम मंदिर बना बना ना, तो उसमें जो मुस्लिम जो दावा कर रहे थे बाबरी मस्जिद को लेकर, तो आर्टिकल 142 का ही इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना, जो मस्जिद था बाबरी मस्जिद को जो तोड़कर उनको नए जगह पे बनाने का जो है परमिशन दिया गया था, कंप्लीट जस्टिस के तहत। ठीक है, तो ये आर्टिकल 142 बहुत महत्वपूर्ण है। अभी चर्चा में क्यों आ गया, अभी आपने देखा कि एक व्यक्ति पर पॉक्सो एक्ट लगा हुआ था। ठीक है, उन पे जो है आरोप लगा था कि वो यौन हमला किए हैं, लेकिन वो जो व्यक्ति था ना, वो उस जिस महिला जिस बच्ची के साथ जो उन्होंने दुष्कर्म किए थे, ठीक है, तो उनके साथ शादी हो गया और उनके साथ एक बच्चा भी था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए हमें जो है ना जो सूक्ष्म दृष्टिकोण है उसको अपनाना होगा और उनको जो है ना अ, उनके साथ जो यहाँ पे शर्तें रखा गया कि आपको जो ध्यान रखना होगा और आपका जो यहाँ पे पूरा पालन पोषण करना होगा, तब हम आप पे जो आरोप लगे हैं, पॉक्सो का जो मामला दर्ज हुआ है, उसको हम रद्द कर देंगे। तो इस तरह का जो आर्टिकल है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए, मोदी जो है ना हमारे जो प्रधानमंत्री उन्होंने कहा कि गरीबी को दूर करने के लिए जो सरकार ने क्या-क्या योजना चला रखी है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। कुल मिलाकर आप यहाँ पर देखोगे ना, तो गरीबी से निपटने के लिए सरकार ने स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम को लॉन्च किया है। अब देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में आप चर्चा करोगे, उज्ज्वला योजना के बारे में चर्चा करोगे, फिर आप पीएम कुसुम योजना के बारे में चर्चा करोगे, आप जनधन योजना के बारे में चर्चा करोगे, साथ ही भारतमाला योजना के बारे में चर्चा करोगे। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत सरकार ने गरीबी से निपटने के लिए कौन-कौन से योजनाएँ या स्टेप उठाए हैं, तो आपको इन तमाम योजना के बारे में चर्चा करना है। साथ ही आपको ये बता दें यहाँ पे कि बिहार का इकोनॉमिक डाटा है। कुल मिलाकर आपको बता दें, बिहार अभी चर्चा में चल रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही। क्यों? क्योंकि बिहार काफ़ी जो है ना बैकवर्ड क्षेत्र में आता है। अब यहाँ पर देखो ना, पूरा देश का जो जीडीपी है 100% है, उसमें बिहार का कंट्रीब्यूशन कितना है? 3% लगभग, ठीक है? 3.07% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है बिहार। अब देखो पूरे भारत का जो पॉपुलेशन है, उसका 9% लगभग 8.6 कह लीजिए, वो बिहार में होल्ड करता है, ठीक है? और क्या है? जो पर कैपिटा इनकम है बिहार का, वो भी काफ़ी कम है। ये डाटा याद रखिएगा, आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। मैप को देख लीजिए यहाँ पे, रशिया यूक्रेन जो वार चल रहा है, तो यहाँ पे जो यूक्रेन का जो कैपिटल है, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नीपर नदी। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी पूछा जाएगा। यहाँ पे जो अभी चल रहा है, ईरान न्यूज़ में चल रहा है, चाबहार पोर्ट के कारण चर्चा में आ गया, ध्यान रखिएगा। और बस, तो ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा? इसका कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे प्रोसेस क्या है जान लीजिएगा और ऐड हो जाइएगा। क्यों? क्योंकि जो पीडीएफ है ना, बहुत हेल्प करेगा आपको। एक तो मेंस का भी प्रिपरेशन हो रहा है आपका, प्रीलिम्स भी हो रहा है, आपको रिवीजन का भी यहाँ पे काफ़ी कम वक़्त मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हाइलाइट कर दिया गया ना, बस वही चीज़ को आपको दिखना है। ठीक है? वीडियो देखिए और कंटेंट को पढ़िए, आपका तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आपका 6 महीना हो जाएगा ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, हमने कुछ सीखा है। ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपना कमेंट ज़रूर करेंगे, आप लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के बीच। ठीक है? धन्यवाद।